हेलो नमस्कार प्रणाम सत श्री अकाल जय हिंद। मैं विकास कुमार स्वागत कर रहा हूँ आप सभी को छोटा सा लक्ष्य लिखा हुआ है यूट्यूब चैनल में। प्यारे दोस्तों, आज हमारे बिहार पुलिस की इस सेशन वाली क्लास में आप सभी को स्वागत है। आज हम जिक्के चीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको करवाएंगे जो कि डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए हम इसको देखते हैं। सबसे पहला जो हमारी क्वेश्चन है कि औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दे दिया था। औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दे दिया था? तो वो तेग बहादुर को औरंगजेब ने फांसी दे दिया था। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है क्योंकि औरंगजेब एक ऐसे कट्टर इंसान थे जिन्होंने सिख गुरु को तेगवा बहादुर को मरवा दिए। औरंगजेब के बारे में अगर हम जानने की कोशिश करते हैं तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। इनको कहा जाता है रबिया का मकबरा का निर्माण इन्होंने ही करवाए थे। रबिया का मकबरा का मतलब होती है कि बीबी का मकबरा का निर्माण इन्होंने करवाए थे। हाँ, औरंगजेब एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने कहे थे कि वह संगीत वंगीत कुछ नहीं है, इसलिए इसमें बैन कर दो। इन नेक्स्ट वर्ड से अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछता है कि संगीत पर प्रतिबंध किसने लगवाया था, तो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा औरंगजेब। रबिया दुरानी का मकबरा किसने लगवाया था? तो रबिया दुरानी का मकबरा जो निर्माण कराया था वो कराया था आपका औरंगजेब करवाया था। औरंगजेब ने किस सिख गुरु को मरवा दिया था? तो वो मरवा दिया था तेगवा बहादुर को। में दिया हुआ था ब्राजील। ब्राजील के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है, जहाँ पे सेंटोस बंदरगाह भी मौजूद है। मतलब वहाँ जो ब्राजीलिया में है वो सेंटस बंदरगाह भी मौजूद है, जिसको हम लोग वहीं पे कॉफी बंदरगाह, जिसको हम लोग कॉफी बंदरगाह भी कहते हैं। एंड पूरे विश्व के, पूरे वर्ल्ड के सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन करने वाला अकेला एक देश है जिसका नाम है ब्राजीलिया। एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे सेलवास सेलवासा और कैंपोश सेलवासा और कैंपोश घास का मैदान है जो कि बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि औरंगजेब ने किस का उपाधि धारण नहीं किया था। तो सबसे पहले हम जान लें कि औरंगजेब ने कौन कौन सा उपाधि धारण किया था। तो औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण किया था, औरंगजेब ने बादशाह की उपाधि धारण किया था, औरंगजेब ने आपका गाजी का उपाधि धारण किया था। और औरंगजेब के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसी के समय में सबसे ज्यादा हिंदुओं का मानसबदार हुआ था। सबसे ज्यादा, तो आपसे क्वेश्चन नेक्स्ट बार पूछता है कि हिंदुओं का मानसबदार किसके समय में सबसे ज्यादा हुआ? तो औरंगजेब के समय में सबसे ज्यादा हिंदू मानसबदार हुआ था। तो आपका सुल्तान सुलेमान की उपाधि धारण नहीं किया था, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सुल्तान सुलेमान। आपका जो आलमगीर जो है वो उसका उपाधि धारण किया था, बादशाह का उपाधि धारण किया था, गाजी का उपाधि धारण किया था। तो सर आपसे ये पूछता है कि निम्नलिखित में से पहली बार व्यापार के रूप में भारत में मुगल काल में सबसे पहले फैक्ट्री कौन लगाया था? मुगल काल में सबसे पहले कौन लगाया था? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पुर्तगाल जो है वो सबसे पहले मुगल काल के दौरान सबसे पहले भारत पर अपना फैक्ट्री बनाया था। पुर्तगाल ने कहाँ बनाया था? तो मैं आपको बता दूं कि पुर्तगाल ने आपका बनाया था 1505 ईस्वी में बनाया था। 1505 ईस्वी में पुर्तगाल ने बनाया था। कहाँ बनाया था 1505 ईस्वी में? आपका कोच्चि ने बनाया था। कोच्चि में जो है पुर्तगाल ने 1505 ईस्वी में बनाया था। और आपका जो डच जो है वो भी आपको बनाया था पहली बार भारत में। तो पहली बार भारत में जो बनाया था वो बनाया था डच, जो बनाया था वो 1905 में बनाया था मुसलीपट्टनम में बनाया था। डेनिस जो है वो आपका कब बनाया था? डेनिस ने वो 1620 ईस्वी में बनाया था, त्रावणकोर में बनाया था। और ब्रिटिश जो है वो 1613 ईस्वी में बनाया था, सबसे पहले सूरत में बनाया था। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे ये पूछता है कि अब्दुल रहीम खान खाना, जी हाँ, अब्दुल रहीम खान खाना वही जो कि बैरब खां का पुत्र है। बैरब खां का पुत्र और बैरब खां का पुत्र और अकबर के नवरत्न थे। बैरब अब्दुल रहीम खान खाना
बैरम खां के पुत्र थे और अकबर के दरबार के नवरत्न थे। आपसे ये पूछता है कि अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबर के लिखी गई पुस्तक बाबरनामा को अनुवादित किस बाबरनामा की पुस्तक बाबरनामा को अनुवादित किया था, किस भाषा में किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फारसी भाषा में। अब्दुल रहीम खान खाना जो थे वो बाबर के लिखी गई पुस्तक बाबरनामा को उसने फारसी भाषा में अनुवादित किया था। बाबर के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाबर को इतिहास में कलंदर की उपाधि दिया गया था, मतलब बाबर को कलंदर कहा जाता है। बाबर ने 4 युद्ध बहुत ही फेमस किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में, उसके बाद किया था खानवा का युद्ध 1528 ईस्वी में, उसके बाद किया था चंदेरी का युद्ध 1529 ईस्वी में, सॉरी 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध किया था। उसके बाद में आपका खानवा के युद्ध 1527 में किया था। 1528 में आपका जो किया था वो किया था आपका घाघरा चंदेरी का युद्ध, और 1529 ईस्वी में जो किया था वो किया था घाघरा का युद्ध। यहाँ पे लिखा गया है कि अब्दुल रहीम खान खाना के अब्दुल अकबर का नवरत्न था, बैरम खां के ये पुत्र था, बाबरनामा को अनुवादित उन्होंने किया था फारसी भाषा में। बाबर को इतिहास में कलंदर कहा जाता है। बाबर ने 4 युद्ध बहुत ही फेमस किया। 1526 ईस्वी में उसने पानीपत का प्रथम युद्ध करता है। उसके बाद 1527 ईस्वी में उसने खानवा का युद्ध करता है। उसके बाद 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध करता है। उसके बाद 1529 ईस्वी में वो करता है घाघरा का युद्ध करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जैसे चाहो जैसे याद कर सकते हो। ट्रिक से, तो ट्रिक से कई लोग ट्रिक से याद करते हैं, तो ट्रिक से आप याद कर सकते हो, लेकिन याद कर लो। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विथ अनदर न्यू ब्लॉग। सो दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण युद्ध है जिसको आपको ध्यान में रखना है। पानीपत का जो प्रथम युद्ध जो होता है वो आपका 1526 ईस्वी में होता है, जिसमें इब्राहिम लोदी पूरी तरह से पराजित हो जाती है। दूसरा हमारे पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हमारे होता है वो 1556 ईस्वी में होता है, जिसमें हेमू पूरी तरह से पराजित हो जाती है। उसके बाद हमारी होती है बेलग्राम का युद्ध, जिसमें जो कि 1540 ईस्वी में होता है, जिसमें हुमायूं पराजित हो जाता है, किससे? शेर शाह सूरी से हो जाती है। उसके बाद में हमारी होती है युद्ध समूहगढ़ का युद्ध, जिसमें औरंगजेब ने दारा सिखों को पराजित कर देती है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन ये पूछता है कि अ, जो अकबर के नवरत्न में था वो अकबर के नवरत्न में कौन नहीं था? अकबर के नवरत्न में आपका मुल्ला दो ब्याज था और बहुत सारे था, जो कि आप सर्च करके देख सकते हो। लेकिन आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछेगा कि अकबर के नवरत्न में कौन नहीं था। तो अकबर के नवरत्न में कौन नहीं था, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो है जो आपका अकबर के नवरत्न में बिल्कुल भी शामिल नहीं था। अकबर के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। अकबर ने 1562 में इन्होंने दास व्यवस्था को समाप्त कर दिया। 1562 में अकबर ने दास व्यवस्था को समाप्त कर दिया। 1563 में इन्होंने तीर्थ यात्रा पर रोक लगा दिया। 1564 में इन्होंने जजिया कर को समाप्त कर दिया। 1571 में इन्होंने 1571 में इन्होंने क्या किया? फतेहपुर सीकरी का निर्माण इन्होंने किया। उसके बाद 1575 में इन्होंने इबादत खाने का निर्माण करता। मजहरनामा की घोषणा इन्होंने ही करता। तो चारों को जो आप ध्यान से देखिएगा। 1571 में फतेहपुर सीकरी का निर्माण करता और 1575 में इन्होंने इबादत खाने का निर्माण करता। ये दोनों को याद रखिएगा, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1571 में इन्होंने फतेहपुर सीकरी की स्थापना करता है, और 1575 में इन्होंने इबादत खाने की स्थापना करता। 1571 में दास व्यवस्था का 1571 में नहीं 1562 में इन्होंने दास व्यवस्था पर रोक लगा था। 1563 में तीर्थ यात्रा पर रोक लगा था। तिरसठ तिरसठ तीर्थ 1564 में इन्होंने जजिया कर पर समाप्त करता। एंड इसके जो नवरत्न में नहीं था वो कौन था नहीं था, वो अमीर खुसरो था। अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है।
एंड अमीर खुसरो के बारे में मैं आपको बता दूं कि इन्होंने सितार का आविष्कार किया था। इनके द्वारा जो आपका जो है ये खाड़ी भाषा का जन्मदाता भी कहा जाता। सात सुल्तान के कार्यकाल अमीर खुसरो ने देखा है। तो आप इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए आपको। अगर करते हैं तो इसका परिणाम समझ ही रहे हैं। तो मान लिया कि दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किसने नियमित मुद्रा जारी करने के लिए और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इल्तुतमिश जो है वो तुर्कन ए चहलगानी की स्थापना किया था। तुर्कन ए चहलगानी की स्थापना किसने किया था? तो किया था इल्तुतमिश ने। ये तुर्कन ए चहलगानी का मतलब होती है कि 40 गुलामों का समूह, 40 गुलामों का एक टीम, एक दल को कहा जाता है तुर्कन ए चहलगानी। इल्तुतमिश ने आपको चांदी का टका चलाया था। इल्तुतमिश ने तांबे के जिगन नामक सिक्के को चलाया था। इल्तुतमिश ने नामक गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता। और मैं आपको बता दूं कि बलबन जो है, बलबन के बारे में आपके बारे में बताना चाहता हूँ कि बलबन जो है रक्त और लौ के नीति की शुरुआत किया था। बलबन ने नवरोज त्योहार का भी शुरुआत किया था। बलबन ने सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत किया था। बलबन ने दीवाने ए आरिज विभाग की स्थापना किया था। दीवान ए आरिज का मतलब होती है सैन्य दल, मतलब सैन्य बल जो होती है वो। सर आपसे ये पूछता है कि निम्नलिखित में से किस शासक के समय को चित्रकला का स्वर्ण कला कहा जाता है? तो चित्रकला का स्वर्ण कला कहा जाता है जहांगीर के समय में। जहांगीर के बारे में मैं आपको और भी बताना चाहता हूँ कि न्याय की जंजीर, यानी न्याय की घंटा भी कहा जाता है। जहांगीर एक ऐसे शासक था उस टाइम का जिन्होंने ही पूरी तरह से तंबाकू पर रोक लगा दिया था। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन कैलकुलेट में ये पूछता है कि तंबाकू पर रोक लगाने वाला शासक कौन था, तो वो जहांगीर था। जहांगीर को 12 अध्यादेश जारी करने वाले शासक कौन था, तो वो जहांगीर था। बाबर के बारे में मैं आपको बता दूं कि इतिहास में इसको कलंदर की उपाधि दिया गया था, इसलिए इसको कलंदर कहा जाता है। अकबर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि अकबर को राष्ट्रीय शासक के रूप में जाना जाता है। हुमायूं के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हुमायूं ने दीन पनाह में एक पुस्तकालय के निर्माण करवाया था। हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने किया था और जिसने गुलबदन बेगम की रचना किया था वो बाबर का खुद बहन था। जो हमारी क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे किसे सुमलित नहीं है, निम्न में से किसे सुमलित नहीं है। तो निम्न में से किसे सुमलित नहीं थी, इसका राइट आंसर होगा शाहनामा। जो कि शाहनामा के जो रचनाकार है वो कौन है? शाहनामा की जो रचना है वो फिरदौसी है और यहाँ दिया हुआ है हुमायूं दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपके शाहनामा की जो लेखक है, रचनाकार है, वो फिरदौसी है। फिरदौसी है। तो शाहनामा की रचना किसने किया है? फिरदौसी ने किया है महमूद गजनबी के टाइम पीरियड में मतलब कुछ याद आ रहा है? अकबर के बारे में कुछ जान लेते हैं। अकबर के बारे में बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर ने आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि दास व्यवस्था पर रोक किसने लगाया था और कब लगाया था? तो दास व्यवस्था पर रोक लगाया था अकबर ने लगाया था 1562 ईस्वी में। तो इसी तरह से कुछ क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं एक ही पार्ट में। अकबर ने 1562 ईस्वी में दास व्यवस्था की शुरुआत इन्होंने किया था। दास व्यवस्था पर शुरुआत सॉरी रोक लगाया था दास व्यवस्था पर। 1563 ईस्वी में इन्होंने तीर्थ यात्रा पर रोक लगाया था। 1564 ईस्वी में इन्होंने जजिया कर पर रोक लगाया था। 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी का निर्माण इन्होंने किया था। फतेहपुर सीकरी का स्थापना किया था। 1575 ईस्वी में इबादत खाने का निर्माण इन्होंने किया था। और मैं आपको और इनके बारे में बताना चाहता हूँ कि मजहबदारी व्यवस्था की शुरुआत अकबर ने ही किया था। मजहबदारी की व्यवस्था। उसके बाद है कि जापती व्यवस्था की शुरुआत जो किया था वो भी किया था अकबर ने ही किया था।
दहसाला पद्धति की शुरुआत जो किया था वो अकबर ने ही किया था। अब पता होगा कि ये जाप्ती व्यवस्था आखिर क्या होती है। तो जाप्ती व्यवस्था को ही दहसाला पद्धति कहते हैं, दहसाली व्यवस्था कहते हैं, दहसाली पद्धति कहते हैं। और जाप्ती व्यवस्था का मतलब ये होती है। अच्छा, मजहबदारी व्यवस्था के बारे में आपको बता दूं कि अकबर ने मंगोलिया से लाकर इस व्यवस्था को लागू किया था, मजहबदारी व्यवस्था। जाप्ती व्यवस्था ये होता है कि जिसमें जिसमें भूमि को माप कर को वसूली जाती है। तो आपसे पूछा कि अकबर ने मजहबदारी व्यवस्था कहाँ से लाकर लागू किया था। तो अकबर ने मजहबदारी व्यवस्था मंगोलिया से लाकर लागू किया था। अकबर के बारे में इतना ही था। और मैं आपको जैसे कि बताया इसका राइट आंसर कि शाह शाहनामा जो है उसका शाहनामा जो है फिरदौसी ने उसकी रचना किया था महमूद गजनबी के टाइम पीरियड में। अच्छा, एक जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है कि जहांगीर ने नूरजहां को जब देखा था, शाहजहां ने शाहजहां ने शाहजहां ने नूरजहां को जब देखा था तब क्या क्या था, क्या क्या रिएक्शन था। शाहजहां ने जब नूरजहां को देखा था तो कोई रिएक्शन था कि नहीं, तो वो तो बात की बात है। लेकिन सबसे पहले नूरजहां के बारे में जानते हैं। नूरजहां बंगाल के नवाब शेर ए अफगान की वाइफ थी। बंगाल के नवाब शेर ए अफगान की वाइफ थी नूरजहां। नूरजहां का रियल नाम मेहरुन्निसा था। तब क्या किया था कि शेर ए अफगान ने जहांगीर के टाइम में जहांगीर के अगेंस्ट एक विद्रोह कर दिया शेर ए अफगान ने। तब जहांगीर के सैनिकों द्वारा शेर ए अफगान के सैनिकों को और उनके विद्रोहों को इन्होंने क्या कर दिया, दबा दी। लेकिन इस विद्रोह में शेर ए अफगान की मृत्यु हो जाती है और नूरजहां यानी कि मेहरुन्निसा विधवा हो जाती है, एक विधवा औरत हो जाती है। और विधवा औरत रहना कितना मुश्किल काम है। वो शेर अफगान की मृत्यु हो जाती है, उसके वहाँ के राजा की मृत्यु हो जाती है, वहाँ के नवाब की मृत्यु हो जाती है। तब नूरजहां को उठाकर उनके सैनिकों द्वारा, जहांगीर के सैनिकों द्वारा नूरजहां को उठाकर आगरा में लाया जाता है। वहाँ पर उसको परिचायिका के रूप में नियुक्त कर लिया जाता है। बाद में शाहजहां ने नूरजहां से शादी की मंडप रचना कर लेती है, मतलब शादी कर लेती है। एंड बाद में जहांगीर ने नूरजहां को बादशाह ए बेगम की उपाधि दे देते हैं। बादशाह बेगम की उपाधि दे देते हैं। कौन? जहांगीर ने। किसको? नूरजहां को। नूरजहां कौन? नूरजहां का असली नाम क्या था? मेहरुन्निसा। नूरजहां किसकी बीवी पहले हुआ करता था? बंगाल के नवाब शेर अफगान की बीवी हुआ करता था। इसको कैसे लाया गया? नूर शेर अफगान ने अकबर के अगेंस्ट में इन्होंने एक विद्रोह कर दिया अपने सैनिकों के द्वारा। तब जहांगीर ने अपने सैनिकों के द्वारा उस विद्रोह को दबा दिया गया। उस विद्रोह के दौरान शेर अफगान की मृत्यु हो जाती है। तब नूरजहां को उठाकर आगरा में भेज दिया जाता है, जहां पर जहांगीर ने परिचायिका के रूप में उसे नियुक्त कर लिया जाता है। बाद में जब इनकी नजर पड़ जाती है उन पे कि हाँ, नूरजहां भी एक सुंदर सा लड़की है, तब उनको से विवाह कर दिया जाता है और जहांगीर ने उसको बादशाह ए बेगम की उपाधि दे देते हैं। हमारी क्वेश्चन है कि दक्षिण में किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला था? दक्षिण में किसके शासन काल में मुगल साम्राज्य तमिल तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला था? तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब के समय जो था वो मुगल साम्राज्य का समय था। और मुगल साम्राज्य जो था वहीं औरंगजेब के समय में तमिलनाडु राज्य क्षेत्र तक फैला हुआ था। औरंगजेब के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि औरंगजेब को इतिहास का जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगजेब को रबिया दुरानी का औरंगजेब ने रबिया दुरानी का निर्माण किया था। मतलब कि बीबी का मकबरा औरंगजेब को ही कहा जाता है। एंड औरंगजेब ने ही संगीत पर पूरी तरह से बैन कर दिया था। औरंगजेब ने सर्वाधिक हिंदू मानसबदारों का निर्माण भी किया था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अकबर अकबर को राष्ट्रीय शासक के रूप में जाना जाता है।
अकबर ने ही 1562 में आपका क्या किया था, दास व्यवस्था पर रोक लगा दिया था। नेक्स्ट 1563 ईस्वी में इसी ने ही तीर्थ यात्रा पर रोक लगाया था। 1564 ईस्वी में जजिया कर पर समाप्त लगा दिया। 1571 ईस्वी में इन्होंने फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया था। और 1575 ईस्वी में इन्होंने ही इवान खाने का निर्माण किया था। इन्होंने ही मानसबदारों का निर्माण भी किया था। मानसबदारों ने ही मानसबदारों का निर्माण भी किया था। मानसबदारों के निर्माण किया था कहाँ से लाकर, मंगोलिया से लाकर। किसने? अकबर ने। अच्छा, उसके बाद इन्होंने जाप्ती व्यवस्था को लगाया था। आपका दासाला पाती का लगाया था। जाप्ती व्यवस्था लगाने का मतलब है कि भूमि को नाप कर वसूला जाता था। किसके किसके आदेशानुसार, किसके सहायता से? टोडरमल के सहायता से। अकबर जो है वो भूमि सुधार लाया था। अच्छा, हुमायूं के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हुमायूं है, तो हुमायूं नामा की रचना किसने की था? गुलबदन बेगम ने, जो कि हुमायूं का खुद का बहन था। जहांगीर के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहांगीर जो है वो जहांगीर को सालिम के नाम से जाना जाता है। और ए, उम, शेखो बाबा के नाम से जानते हैं। जहांगीर नहीं, जहांगीर के समय को ही चित्रकला का समय भी कहा जाता है। इसके समय में न्याय पर ज्यादा फोकस किया गया था। यानी न्याय के जंजीर, न्याय की घंटा अगर पूछे तो ऑप्शन नंबर जहांगीर आपका सही आंसर होगा। जहांगीर ने ही तंबाकू पर पूरी तरह से बैन लगाया गया था। 12 अध्यादेशों की जो जारी करने वाला शासक जो था वो जहांगीर ही था। तो और नूरजहां से शादी करने वाला जहांगीर ही था। तो इसका राइट आंसर आपकी हो जाएगी। हमारी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक के समय विलियम हॉकिंस भारत आए थे? तो विलियम हॉकिंस जो आए थे वो 1608 ईस्वी में जहांगीर के समय आया था। विलियम हॉकिंस को जहांगीर के समय इंग्लिश खान की उपाधि दिया गया था एंड उसको 400 का मनसबदार भी दिया गया था। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी। विलियम हॉकिंस ने 1608 ईस्वी में भारत में आए थे एंड विलियम हॉकिंस को भारत से मतलब जहांगीर के टाइम से इंग्लिश खान की उपाधि दिया गया था और 400 की मनसबदार विलियम हॉकिंस को दिया गया था। तो आप इसके बारे में जान चुके हैं। आप चाहे तो आंसर लगा सकते हैं जहाँ पे भी होगा वहां पे भी। जो हमारी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक के समय में तंबाकू की खेती पर रोक लगाई जाती है? तंबाकू की खेती पर रोक लगाई जाती है किसके शासनकाल में? इसका आंसर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं आपका वेट करूंगा एंड रिप्लाई भी करूंगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मतलब ऐसे आपको लिख दिया है कि पानीपत का प्रथम युद्ध इतना ईस्वी में, पानीपत का। अच्छा, फिर सेकंड पानीपत का वो जो पानीपत का नहीं, मतलब जो सेकंड युद्ध है आपका, जो क्या बोलते हैं, खानवा का युद्ध जो बोलते हैं। और आपका बोलता है चंदेरी का युद्ध, उसके बाद बोलते हैं घाघरा का युद्ध, वो इतना इतना ईस्वी में हुआ। तो पहला जो हुआ पानीपत का प्रथम जो युद्ध हुआ था वो 1526 ईस्वी में हुआ था। इब्राहिम लोधी जिसमें बाबर से पूरी तरह से पराजित हो गए थे। ये पराजित हो गए थे, बाबर ने इसको जीत गया था। तो जीत गया था, उसके सामने गोश्त और जो नहीं सीखा था उसके सामने कर। सेकंड जो हुआ बाबर का जो सेकंड युद्ध रहा था खानवा का युद्ध, जो कि 1527 ईस्वी में लड़ाया गया था, जो कि राणा सांगा को पूरी तरह से पराजित कर दिए थे। किसने? बाबर ने। थर्ड जो होती है वो आपके होती है बाबर के द्वारा लड़ा जाता है, मैतनी राय से लड़ा जाता है 1528 ईस्वी में। उसके बाद 1529 ईस्वी में बाबर से लड़ा जाता है महमूद, जिसमें महमूद को पूरी तरह से हरा दिया जाता है। बाबर के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाबर को इतिहास में कलंदर भी कहा जाता है। बाबर एक ऐसे इतिहास के इंसान थे जिसको दानी के नाम से जाना जाता है। एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने ही सिर्फ इंडिया पर ही 5 बार आक्रमण किया था। इसलिए आप भी हारिए नहीं, थकिए नहीं, जब तक सक्सेस नहीं मिली, जब तक अटैक करते रहनी है। बार आक्रमण करने के बाद बाबर को सफलता मिली थी। बाबर को दानशील व्यक्ति भी कहा जाता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा।
बाबर को दानशील व्यक्ति कहा जाता है। बाबर बहुत ही शिक्षित इंसान था, इसलिए इन्होंने ही रिसाल ए उसज नाम से इन्होंने कविता लिखते थे। रिसाल ए उसज के नाम से इन्होंने कविता लिखते थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है तुजुक ए बाबरी, जो कि तुर्क भाषा में इन्होंने तुजुक ए बाबरी नाम की लिखी थी, पुस्तक लिखी थी, जो कि तुर्क भाषा में लिखी थी, तुर्की भाषा में लिखी थी। तो आप इसको ध्यान रखें, तुजुक ए बाबरी बाबर ने लिखा था तुर्की भाषा में, एंड रिसाल ए उसज के नाम से वे कविता लिखते थे। पूछा जाता है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसको आमंत्रित किया गया था। तो मैं आपको बता दूं कि भारत पर आक्रमण करने के लिए दो तीन इंसान को माना था। एक तो था आलम खां लोधी, उसके बेटा दौलत खां लोधी, उसके और उसी का एक और जो था उस टाइम का जो शासक था वो राणा सांगा। इसने ही कहा था कि अरे बहुत नाम सुने हैं तेरे, आओ कभी राणा सांगा से टकरा लो। तो वहीं बाबर अटैक किया और 5 बार में सक्सेस पा लिए। हमारी क्वेश्चन है कि तुर्कान ए चहलगानी का मतलब क्या होती है। राइट आंसर आपकी हो जाएगी वो इल्तुतमिश हो जाएगी। इल्तुतमिश ने ही तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना किया था। इल्तुतमिश ने ही 40 गुलामों का मतलब, तुर्कान ए चहलगानी का मतलब होती है 40 गुलामों का दल, 40 गुलामों का टीम, 40 गुलामों का एक समूह। इल्तुतमिश ने ही चांदी के टका को चलाया था। इल्तुतमिश ने ही तांबा के जजिया, तांबे के ही जीतल की स्थापना, जीतल चलाया था। इल्तुतमिश को गुंबद निर्माण के पिता भी कहा जाता है। तो अब इसको ध्यान रखिएगा, में बहुत सारा चीज दिया हुआ रहता है कि हमारे जो है वो क्या दिया हुआ है। अकबर को जलाल भी कहा जाता है, जलालुद्दीन अकबर। और उसके बाद जिंदा पीर किसको कहा जाता है, जिंदा पीर जो कहा जाता है वो आपको कहा जाता है औरंगजेब को। और सलीम शेख बाबा कहा जाता है जहांगीर को कहा जाता है। जहांगीर के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहांगीर के समय को चित्रकला के स्वर्ण कला भी कहा जाता है। शाहजहां के बारे में मैं आपको बता दूं कि सत्यापन कला के स्वर्ण कला भी कहा जाता है। शाहजहां के समय को क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है अगर के सत्यापन कला का स्वर्ण कला कहा जाता है। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है और इसी ने ही संगीत पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। जहांगीर के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहांगीर को मैं बताना चाहता हूँ कि जहांगीर ने न्याय की घंटा की स्थापना इन्होंने किया था, एंड अफगानों को मनसबदारी व्यवस्था में शामिल किया था। विलियम हॉकिंस इसके समय में आया था। विलियम हॉकिंस कब आया था, 1608 इसमें आया था। इसको ध्यान दीजिएगा, इसको इंग्लिश खान की उपाधि दिया गया था। तो आप ध्यान रखिएगा। हमारी क्वेश्चन है कि निम्न निम्नलिखित में से किस शासन काल को संगमरमर का कला कहा जाता है। तो कहा जाता है शाहजहां के कला को क्या कहा जाता है, शाहजहां के काल को कहा जाता है संगमरमर का कला। जहांगीर को कहा जाता है चित्रकला का स्वर्ण कला। औरंगजेब जो है वो जिंदा पीर कहा जाता है इतिहास में, और इन्होंने ही औरंगजेब ने ही संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। एंड जहांगीर ने किस शासक को फारस के शाह एवं उसके अमीरों का छवि चित्र बनाने के लिए फारस ईरान भेजा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिशन दास। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण कला कहा जाता है। जहांगीर की जंजीर घंटा इसी के समय ना, हाँ, जहांगीर जो था ना वो अपने समय में बहुत ज्यादा न्याय पर फोकस किया जाता था, कि करते थे। लेकिन इनको न्याय का जंजीर या तो फिर न्याय का घंटा इसी के समय वालों कहा जाता है, इसी को कहा जाता है। मनसबदारी व्यवस्था में अफगानों को शामिल करने वाले कौन शासक थे, वो जहांगीर थे। इसी के समय में, इसी के टाइम पीरियड में विलियम हॉकिंस ने आए थे 1608 ईस्वी में।
आंसर हो जाएगा बिशन दास जो है उसी को अफगान भेजे थे चित्रकला के लिए शायद। हमारे क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग कहाँ स्थित है। तो भारत में सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग जो स्थित है वो स्थित है भीम बेटक में। भीम बेटक कहाँ है। सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग भीम बेटक में स्थित है। भीम बेटक कहाँ स्थित है। मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश जो है उसको हम लोग बोलते हैं या उसको कहा जाता है सोया हुआ प्रदेश भी कहा जाता है। हमसे पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जोबियन ग्रह का एक उदाहरण है। जोबियन ग्रह का उदाहरण है। पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे ब्रह्मांड में 8 ग्रह हैं। कौन कौन है। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर। उसके बाद जुपिटर के बाद सैटर्न, यूरेनस और उसके बाद में है नेपच्यून। 8 ग्रह हैं। आठों ग्रह का हिंदी मैंने लिख दिया है। मरकरी मतलब होती है बुध, वेनस मतलब होती है शुक्र, अर्थ मतलब होती है पृथ्वी, मार्स मतलब होती है मंगल, जुपिटर मतलब होती है बृहस्पति, सैटर्न मतलब होती है शनि, यूरेनस मतलब होती है अरुण और नेपच्यून मतलब होती है वरुण। तो आगे से सूर्य के नजदीक के आगे से 4 ग्रह को इनर प्लैनेट, इसका मतलब है कि आंतरिक यानी पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। 4 ग्रह कौन कौन। आपका हो गया सबसे पहले मरकरी, फिर आपका हो गया वेनस, फिर आपका हो गया अर्थ, फिर आपका हो गया जाकर के मार्स। इन 4 ग्रहों को इनर प्लैनेट, इसका मतलब है इसका मतलब आंतरिक ग्रह, इसका मतलब होता है पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। और 4 बाहर वाले ग्रह जो होते हैं आपका कुछ इस तरह से। जुपिटर आपका होते हैं, सैटर्न होते हैं, आपका यूरेनस होते हैं और आपका नेपच्यून होते हैं। इन 4 ग्रहों को आंतरिक बाह्य ग्रह यानी आउटर प्लैनेट, इसका मतलब होती है कि जोबिक ग्रह इसको कहते हैं। तो हमारे क्वेश्चन है कि जोबिक ग्रह कौन कौन है। तो जोबिक ग्रह 4 हैं। इसमें से जो ऑप्शन आते हैं उसको आप इजिली सोल्व कर सकते हो। ऑप्शन में दिया हुआ था कुछ इस तरह से। मरकरी दिया हुआ था, वेनस दिया हुआ था और सैटर्न दिया हुआ था और अर्थ दिया हुआ था। अर्थ को हम नीला ग्रह कहते हैं, मरकरी को हम सबसे छोटा ग्रह कहते हैं, वेनस को हम सबसे गर्म और चमकीला ग्रह भी कहते हैं और सैटर्न को हम पीला ग्रह भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि जुपिटर दिया हुआ था। क्वेश्चन हमारे कि ग्रैंड कैनिस किस देश में स्थित है। तो ये संयुक्त अमेरिका में स्थित है, कोलोराडो रिवर के साथ में।